आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपके सामान्य हिंदी जो कि कंपलसरी पेपर होता है और उसमें आपके ग्रामर के भाग में यानी व्याकरण में आपके समास के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 5 अंकों के प्रश्न है वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। समास के बारे में जानकारी भी करेंगे और समास से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं उनको कैसे हल करते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा मैटर है। इसके साथ साथ ये बता दूं कि यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य किसी तरह की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां हिंदी है और हिंदी में जैसे मान लो आप रीड भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसको आप अच्छे से देखें। हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे और समझ करके और यानी इससे संबंधित कहीं भी कोई प्रश्न आएगा तो शायद मेरे हिसाब से आपके लिए गलत नहीं होगा। इसलिए आप पूरा देखें और पूरा देखने पर ही आपके 5 अंकों के प्रश्न है वो अच्छे से सही हो जाएंगे। बीए पार्ट फर्स्ट है, आप कहीं से भी किसी भी कॉलेज से किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी यदि आपके सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी में आपके जैसे समाज से संबंधित है तो उसमें सेम ही टॉपिक रहता है। तो आइए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आइए देखते हैं समास क्या है, समास कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। देखिए समास को यदि हम कई बार क्या होता है कि इसकी जानकारी हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार सैद्धांतिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि समास का अर्थ क्या है। तो समास का जो शब्दार्थ है वो तो है संक्षिप्त या छोटा करना। यानी यदि हम इसकी परिभाषा देंगे तो क्या देंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होता है या संयोग होता है उसे समास कहते हैं। और हम यहाँ पर ये भी जोड़ते हैं सार्थक जो संयोग है उसी को कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उनको समासिक या समस्त पद कहा जाता है। समासिक या समस्त पद कहा जाता है। जैसे मान लो हम ऐसे लेते हैं, जैसे मान लो माता पिता ले लिया हमने, तो ये क्या है, समासिक पद है। क्या है, समासिक पद है। और समास जो है वो मुख्य रूप से तो 4 प्रकार के होते हैं लेकिन हम 6 प्रकार के भी पढ़ते हैं। मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, जैसे अविभाव समास है। अविभाव समास में क्या होता है, पहला शब्द है वो प्रधान होता है और उसे अविमन, अव्यय का अर्थ होता है जो बदलता नहीं है, ये ध्यान रखना। अव्यय का अर्थ होता है जो बदलता नहीं है उसमें, यानी जैसे लिंग वचन कारक या हर समय वो एक सा रहता है और इसमें पहला पद होता है वो प्रधान होता है। इसमें परिवर्तनशीलता का भाव तो होता है लेकिन उस अव्यय पद का रूप है वो कभी बदलता नहीं है। अव्यय का अर्थ इसमें से हम देखेंगे कि अव्यय पद कौन सा है। जैसे यथाशक्ति है, इसको हम यदि हम विग्रह करेंगे तो हम शक्ति के अनुसार हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। अब इसमें यथा शब्द का क्या है, ये अव्यय है। जैसे यथाशक्ति ले लो, यथा संभव ले लो, यथा समय ले लो, तो उसमें यथा शब्द बदला नहीं, जैसे ये समय शब्द है वो बदल गया। तो इसमें क्या होता है कि पहला पद है वो बदलता नहीं है, लिंग वचन कारक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यथा संभव यानी यदि संभव हो, यथा संभव। प्रतिशण, जैसे प्रतिशण का हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हर क्षण। और इसमें समास कौन सा हो जाता है, अव्ययीभाव समास। यही पूछा जाता है इसमें समासिक विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। आजीवन, आजीवन को क्या करेंगे, जीवन भर, इसका क्या हो जाएगा, जीवन भर। और समास वही, भर पेट, पेट भरकर, क्या हो जाएगा, पेट भरकर। और इसी प्रकार जैसे आजन, आजन का अर्थ हो जाएगा जन्म से लेकर, इसका समासिक विग्रह क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर। बेखबर, बेखबर बिना खबर के, क्या हो जाएगा, बिना खबर के। इसमें से बेखबर में कौन सा शब्द है वो, कौन सा वर्ण है वो अव्यय है, बे है। आजन्म में क्या है, आ है। और भरपेट में क्या है, भर है। ठीक है, आजीवन में क्या है, आ है। प्रतिदिन में क्या है, प्रति शब्द है, वो क्या है, अव्यय है। तो ये शब्द है वो बदलते नहीं है। तो ये जैसे अविभाव समास यदि आप समझ गए, जिसमें अविभाव समास पे एक और ध्यान रखना कि जो लगभग जो उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं, उपसर्ग वाले शब्द होते हैं उनमें अविभाव समास ही होता है। लगभग में क्या होता है,
अव्ययीभाव समास ही होता है। इसके अपवाद भी है कुछ, जैसे घर घर, इसमें भी अव्ययीभाव समास है। घर घर, हर एक में हम अभी ये अपवाद भी पढ़ेंगे कि अपवाद भी होते हैं। जैसे घर घर का मतलब होता है घर के बाद घर, घर के बाद घर। इस प्रकार रातों रात, रात ही रात में, क्या हो जाएगा? रात ही रात में। दिनों दिन, दिन के बाद दिन, दिनों दिन, दिन के बाद दिन। तो इस प्रकार ये अव्यय भाव होता है। अव्यय भाव के बाद में आता है तत्पुरुष समास। कैसा लगता है आप जरूर बताइएगा। और अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको प्रश्न दूंगा इसमें कि आप इसके करके बताइए, यानी समासिक विग्रह करके बताइए। अगला जो वीडियो होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वीडियो जब आप समझ लेंगे तो अगला वीडियो आपकी समझ में आ जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें पहला पद गौण होता है, दूसरा प्रधान होता है। तत्पुरुष में प्रथम पद गौण और दूसरा प्रधान होता है। और इसमें कारक चिन्हों की जो विभक्तियां होती है उनका लोप हो जाता है। इसके प्रकार 6 होते हैं। आप जानते हैं जैसे कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। कारक 8 होते हैं। 8 में से पहला कारक क्या होता है? कर्ता कारक होता है। और अंतिम कारक कौन सा होता है? हे, अरे, ओ, यानी संबोधन कारक होता है। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन दो को छोड़ करके बीच में जितने भी जो कारक है, जैसे कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, ये सभी क्या है? छहों के छह क्या है? तत्पुरुष समास के भेद हैं। और इसमें का के की विभक्ति का लोप हो जाता है। इसमें कर्म तत्पुरुष से पहले कर्म में को विभक्ति का लोप होता है। जैसे आपको क्या है कि जैसे लगभग आपको यही पूछा जाता है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें लगभग आपको तत्पुरुष में ही लिखना है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है? ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ऐसे इसका विग्रह ऐसे करना, ग्राम को गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, पद प्राप्त मतलब पद को प्राप्त। इसी प्रकार सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय, क्या हो जाएगा? सर्व को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त। शरणागत, शरण में आया हुआ, क्या हो जाएगा? शरण में आया हुआ। या शरण में शरणागत, यानी शरण, शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। सर्वप्रिय आप जानते ही हैं, सभी को प्रिय, सभी को, सभी को प्रिय। तो ये कर्म तत्पुरुष है। कर्म के बाद में आप जानते हैं कर्ण, यानी आप देखते हैं कि जैसे आपके जो कारक हैं, कारक में आप जानते हैं इसकी विभक्तियां क्या क्या है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कर्ता ने, ये तो अपन को देखना नहीं है। कर्म अपन ने को पढ़ लिया, कर्म को कर्ण से द्वारा, कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कर्ण से द्वारा। भाव पूर्ण, भाव से पूर्ण, क्या हो जाएगा? भाव से पूर्ण। बाणाहत, बाण से आहत, बाण से आहत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हस्तलिखित का क्या हो जाएगा? हस्त से लिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। तो यहां पर कर्ण तत्पुरुष हो गया। से द्वारा यानी हाथ से लिखा हुआ, तो से द्वारा हो गया, कर्ण से द्वारा। इसके अगला जो होता है वो होता है तत्पुरुष का संप्रदान, संप्रदान के लिए। संप्रदान का क्या होता है? संप्रदान के लिए। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? तत्पुरुष पढ़ रहे हैं। राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, ऐसे हो जाएगा। बालामृत, बालकों के लिए अमृत, बालामृत का क्या हो जाएगा? बालकों के लिए अमृत हो जाएगा, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। तो संप्रदान के लिए हो गया, इसमें के लिए हो गया। जैसे रसोई घर, तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर, इसी प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार अपादान, अपादान से अलग, अपादान से अलग। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने वाला। देश निकाला, देश से निकाला। एक तो अधिकरण था, अधिकरण में जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण, कर्ण में क्या था? से द्वारा था। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित था। अब ये इसमें अपादान से अलग। देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट।
इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष में भी अपादान तत्पुरुष है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अर्थात उसको अलग कर दिया, ऋण से अलग। और संबंध कारक जो होता है समन्तातेति, समन्त काके की होता है, जिसमें गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल। नगर सेठ, नगर का सेठ, नगर का सेठ। राजमाता, राजा की माता। जलधारा, जल की धारा। मतदाता, मत का दाता। तो इसमें का के किया जाता है तो समन्त तत्पुरुष होता है। इसके बाद अधिकरण होता है। अधिकरण में पेपर, में पेपर। जलमग्न, जल में मग्न, क्या हो जाएगा? जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर आ गए ना, में पेपर, अधिकरण में पेपर। तो ये हो गए आपके यानी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के 6 भाग हो गए। इसके बाद होता है कर्मधारय समास। इसका थोड़ा ध्यान रखना। इस समास में पहला और दूसरा पद में विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमान का बोध होता है। विशेष्य विशेषण क्या है? विशेष्य विशेषण का मतलब है कि पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, या पहला पद है वो उपमान है, और पहला पद उपमेय है और दूसरा पद उपमान है। उपमेय उपमान, जैसे हम प्राण प्रिय, प्राण प्रिय का अर्थ क्या हो जाएगा? प्राण प्रिय का अर्थ हो जाएगा यानी प्राणों को प्रिय। क्या हो जाएगा? प्राणों को जो है प्रिय। पीतांबर, पीला है अंबर जो, पीला है अंबर जो, यानी पीतांबर। तो इसका मतलब है कि अंबर यानी कपड़ा, वो कैसा है? पीला है। तो पीत जो है क्या है? ये विशेषण है। अंबर क्या है? ये विशेष्य है। विशेष्य विशेषण का, उपमेय उपमान का, यानी जो अंबर की शोभा है वो किस, अंबर की उपमा किसको दी गई है? यानी पीला अंबर, अंबर यानी कपड़ा, ठीक है, अंबर यानी कपड़ा। तो इसमें क्या है कि कपड़े को ऐसा बताया गया है कि वो पीला है। चंद्र वदन, चंद्र वदन, वदन यानी मुंह, चंद्र यानी चंद्र, चंद्रमा के समान मुख। चंद्र वदन मतलब चंद्रमा के सदा समान मुख। यहां इसमें उपमेय उपमान है। इसमें उपमेय कौन सा है? चंद्र वदन। वदन का मतलब होता है मुख, ठीक है, और ये चंद्रमा है। चंद्रमा के समान बताया गया किसको है? मुख को। तो इसका मतलब ये तो उपमान है। चंद्र क्या है? उपमान है। और वदन क्या है? उपमेय है। ये ध्यान रखना। कमल नयन, इसमें कमल क्या है? उपमान है। नयन क्या है? उपमेय है। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। भव सागर, भव रूपी सागर। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली, या मृग के समान नेत्रों वाली। इसका समासिक विग्रह इस तरह होता है। इसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और गणना बोधक होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है ये कितनी चीजों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। क्या लिखेंगे इसको हम? नौ रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्ताह का अर्थ क्या होता है? 7 दिनों का समूह, या 7 अहतों का समूह। इसको लिखेंगे 7 अहतों का समूह या 7 दिनों का समूह। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह। शताब्दी यानी शत अब्दियों का समूह। सत्य अब्दों, अब्दों यानी वर्षों। अब्द का मतलब होता है, क्या होता है? अब्द यानी वर्ष होता है। 100 वर्षों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचरात्र, 5 रात्रियों का समूह। इसमें अपवाद भी है। इसमें क्या अपवाद है? देखिए, इसमें अपवाद है जैसे संकलन त्रय। इसको हम कैसे लिखेंगे? संकलन त्रय को हम लिखेंगे 3 संकलनों का समूह। क्या लिखेंगे? 3 संकलनों का समूह, ऐसे लिखेंगे इसका विग्रह। लेखक द्वय, लेखक द्वय का मतलब 2 लेखकों का समूह। पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह। क्या हो जाएगा? 2 पक्षों का समूह। मैं समझता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। और इसके बाद होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद समान होते हैं। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समासिक विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं, इनसे विग्रह होता है। एक तो और लगाता है जाता है, और लगा दो, चाहे तथा लगा दो, ठीक है, या लगा दो, चाहे अथवा लगा दो, इन दोनों में से एक। जैसे माता पिता दोनों बराबर ही होते हैं, आप जानते हैं। दोनों पद प्रधान इसीलिए माना जाता है कि दोनों बराबर हैं। तो माता और पिता हो जाएगा, माता और पिता।
आयात निर्यात, अगर ऐसे आ गया तो इसमें आयात और निर्यात हो जाएगा। आयात और निर्यात क्या हो जाएगा? आयात और निर्यात। हानि लाभ, अब हानि और लाभ नहीं होगा, हानि और लाभ नहीं होगा, हानि या लाभ, हानि या लाभ, या हानि अथवा लाभ, या तो यानी अथवा लाभ कर दो या हानि या लाभ कर दो, हानि और लाभ नहीं करना है। आना जाना, आना और जाना, आना और जाना, तो इसका मतलब ये यस अपयस, यस और अपयस नहीं होगा, यस या अपयस। अब बहुब्रीहि समास में देखिए, बहुब्रीहि समास में जिसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही गौण, पूर्व पद भी गौण उत्तर पद भी गौण, दोनों पद गौण, ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कौन से समास में दोनों पद गौण होते हैं, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। और एक अन्य शाब्दिक अर्थ निकलता है, नया अर्थ निकाला जाता है, वो बहुब्रीहि समास होता है, लंबा, लंबोदर। अब हम इसका विग्रह करेंगे, क्या लिखेंगे? लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका, या लंबे उदर वाला यानी गणेश। क्या लिखेंगे? घनश्याम, घन के समान श्याम, घनश्याम यानी घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीले हैं कंठ जिसके, या नीले कंठ वाला अर्थात शिव। दशानन, 10 हो आनंद जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के आनंद वाला, गजानन यानी गज के समान आनंद वाला यानी गणेश। त्रिलोचन, 3 हो लोचन जिसके, त्रिलोचन 3 हो लोचन जिसके अर्थात शिव। हंसवाहिनी, हंसवाहिनी का मतलब हो जाएगा हंस है वाहन जिसका, यानी इसको हम विग्रह करेंगे हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, महान है वीर जो अर्थात हनुमान, अर्थात हनुमान। तो इस प्रकार इनका हम विग्रह करेंगे। जैसे दिगंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका, अर्थात दिगंबर को क्या लिखा जाता है? दिशा ही है वस्त्र जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। उम्मीद करता हूं ये समास आपके समझ में आ गया है। अब सेकंड वीडियो जो प्रश्नोत्तर का होगा उसमें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपके सारे विषय अपलोड हो रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास उनके नोटिफिकेशन आते रहे। जय हिंद।